माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज कोई शेर या चीता खा ले तो उसने गोश्त खाया होगा, प्रोटीन खाई होगी, यानी हम प्रोटीन्स के बने हुए हैं। इनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, और जब ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स मिलते हैं इट फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड्स, एंड जब ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं वी फॉर्म प्रोटीन्स। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्लेट ऑफ दिस चैप्टर और देखते हैं कि हमें प्रोटीन्स के बारे में क्या क्या जानना है इन ऑर्डर टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। सो लेट्स स्विच टुवर्ड्स आवर स्लेट। हवा प्रोटीन, तो ये प्रोटीन तुम लोग जो गोश्त खाते हो, एनी टाइप ऑफ गोश्त दैट यू ईट, एक्चुअली उस वक्त तुम लोग प्रोटीन खा रहे होते हो। और शायद कभी तुम लोगों ने ये सोचने की कोशिश की हो कि भाई हम तो अगर आ, वो खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं तो भी हम प्रोटीन ही खा रहे हैं, अगर हम लोग चिकन खा रहे हैं तो भी हम प्रोटीन ही खा रहे हैं, अगर हम मटन खा रहे हैं तो भी हम प्रोटीन ही खा रहे हैं। तो फिर मतलब इवन जो लाहौर में जो लोग रहते हैं वो तो इवन डोंकीज भी खा चुके हैं, ठीक है, और वो भी डाइवर्स किस्म के टेस्ट जो हैं वो डेवलप कर चुके हैं। अब तो बिरयानी का मजा ही नहीं आता, कव्वे वाली बिरयानी हमने खाई है, हमने डॉग्स वाली बिरयानियां खा चुके हैं, हम गधों वाली बिरयानियां खा चुके हैं। सो ये सब कुछ जो हमने खाया ये क्या था? ये प्रोटीन थी, राइट। और देखो कितने हट्टे कट्टे हो गए हम सब लोग ये प्रोटीन्स खा खा के। अभी ये प्रोटीन तुम लोगों ने शायद कभी ये सोचा हो कि यार खा प्रोटीन रहे हैं, फिश का जायका और है, चिकन का जायका और है, और ये गधे का जायका और है, हर चीज का जायका और है, होता है ना आपके, तो यार एक बकरा ही टेस्ट टेस्ट आता है, बहुत ही डिफरेंट होता है, घर जो मर्जी कर ले वो टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। तो जनाब ये जायके जो हैं ये ऐसे नहीं बनते, इसके पीछे बड़ी मेहनतें होती हैं। तो कभी तुमने ये सोचा कि ये जो प्रोटीन्स एक दूसरे से टेस्ट में डिफरेंट हैं, इसका क्या रीजन है कि ये टेस्ट में डिफरेंट है? आज तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं ये दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। नंबर वन, पहली प्रोटीन्स इनको हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर। और दूसरी प्रोटीन्स को हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। अभी ग्लोबुलर क्या है और फाइब्रस क्या है, इससे पहले दो और बातें सुन लो। पहली बात ये है, एक प्रोटीन होती है हम उसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन। और दूसरी प्रोटीन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अभी तुम लोगों में से जो स्मार्ट बच्चे हैं, अगर कोई हैं, उन्होंने जरूर ये बात सोची होगी कि सर ने फंक्शनल ग्लोबुलर के सामने क्यों लिखा है और फाइब्रस स्ट्रक्चरल के सामने क्यों लिखा है। अभी तुम्हें थोड़ी देर में ये भी पता चल जाएगा, हम सस्पेंस रख के चलेंगे, हम ऐसे ही नहीं चलेंगे, राइट। तो तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन कहाँ कहाँ है? पहली बात तो ये बेटा, तुम खुद सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए हो। अगर तुम्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा तो उस दिन उसने बेहतरीन प्रोटीन का नाश्ता खा किया होगा या दोपहर का खाना खाया होगा। तो तुम सारे के सारे प्रोटीन हो, तुम सारे के सारे प्रोटीन हो, राइट। तुम्हारे कान, तुम्हारी नाक, तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बाल, तुम्हारी गोश्त, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो, तुम्हारा लिवर, इंटरनल ऑर्गन्स, ये सब के सब किस चीज के बने हैं? प्रोटीन के। लिहाजा वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर प्रोटीनिक बींग्स, राइट। ओके, अब वो कौन कौन से ग्लोबुलर प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी में हमें मिलते हैं? सबसे पहले तो एंजाइम्स, बहुत ही मशहूर तरह की चीज है एंजाइम। एंजाइम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं एंजाइम्स के बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखो जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हलचल मचा देते हैं ना तुम्हारी बॉडी में, ये भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि जो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ही नहीं कर सकती। कला तुमने तो अभी बहुत पढ़ लिया A2 में इसके बारे में कि कितनी सारी चीजें जो है, कितनी सारी प्रोटीन है, उनकी वजह से चैनल्स बन रहे हैं, मटेरियल्स मूव इन कर रहे हैं, मूव आउट कर रहे हैं। तो इसमें सारा का सारा रोल ही प्रोटीन्स का होता है। जो हमने पढ़ा, ट्रांस प्रोटीन्स होती हैं, वोल्टेज गेटेड पंप्स होते हैं, कहीं पर हम पढ़ रहे हैं जनाब ये चैनल प्रोटीन्स हैं, कहीं पढ़ रहे हैं हम जनाब ये जो है ना वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, कभी इंट्रिंसिक कभी एक। तो सेल मेम्ब्रेन में अच्छा खासा इनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल है जो ये प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद सेल सिग्नलिंग। अभी सिग्नलिंग मैं बिल्कुल इस तरह से यहीं पर नहीं छोड़ूंगा, सिग्नलिंग के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा आगे चल के। ये देखो, हमारे पास एक सेल है जो किसी टारगेट ऑर्गन का सेल है। ये सेल कोई हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, उस हार्मोन ने आकर इस सेल के ऊपर
रोल प्ले करना है, इस सेल के ऊपर अपना रोल प्ले करना है। अब होगा क्या, इस सेल के ऊपर कोई खास तरह की प्रोटीन मौजूद होगी जिसको हम बोलेंगे रिसेप्टर प्रोटीन। इसको हम बोलेंगे रिसेप्टर प्रोटीन। होगा क्या, ये हार्मोनियम बोलने लगा था, ये हार्मोन यहाँ आएगा और यहाँ इस प्रोटीन के साथ यहाँ पर आकर इस तरह से अटैच हो जाएगा। जब ये इधर आकर अच्छे से अटैच होगा तो ये अंदर की जानिब कुछ सिग्नल्स भेजने लगेगा, ये सेल को कहेगा अबे कुछ कर। अगर तो ये सेल कोई सेक्रीशंस करने वाला सेल है तो ये सेक्रीशंस करने लगेगा। अगर इसके नतीजे में कोई ऐसी चीज बननी है जो सेल के अंदर ही ट्रांसफर होगी या सेल के अंदर ही काम करने वाली है तो इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट बनेगा। अगर बाहर निकाल रहे हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट बनेगा। अभी बचपन से हम तुम्हें ये समझाते आए हैं कि सेल जो है वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। तो जब ये फैक्ट्रीज हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए ना। पता तो चलना चाहिए कब कौन सी चीज आ रही है, कब कौन सी चीज आ रही है, कब क्या बनना चाहिए, कब क्या नहीं बनना चाहिए। तो सेल्स के पास किसी किस्म का कम्युनिकेशन का नेटवर्क नहीं होता सिवाय एक चीज के, और वो ये कि साइटो सिग्नलिंग करें। ये क्या करें, साइटो सिग्नलिंग, या इसको सेल सिग्नलिंग भी बोलते हैं। अभी जब ये साइटो सिग्नलिंग करते हैं, अभी जब ये सेल सिग्नलिंग करते हैं, उसमें भी आपकी प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज जिस चीज ने सिग्नल को रिसीव करना है वो रिसेप्टर ही प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह जब तुम बीमार पड़ जाते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। अभी कोविड टाइम में तुमने बहुत सुना होगा इसके बारे में कि भाई मेरी बॉडी में तो कोरोना की एंटीबॉडीज बन गई, वी आर लकी इनफ। ठीक है जी, हमारे पास एंटीबॉडीज है, हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, बनी नहीं बनी। तो ये भाई एक इंपॉर्टेंट चीज बन के दुनिया को ये एजुकेशन आई कि एंटीबॉडी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये भी प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। फिर ये जो तुम्हारा चमड़ा है, तुम्हारी स्किन है, राइट, ये भी सारी की सारी प्रोटीन की बनी है, मगर ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ये कौन सी प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इसी तरह तुम्हारे मसल्स हैं, तुम्हारे बालों में मौजूद कैराटिन है, तो उनमें मौजूद कैराटिन है। ये सब की सब प्रोटीन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं। और आखिर में यहाँ मैंने लिखा स्टोरेज लाइक एल्ब्यूमिन प्रोटीन। हमारे पास कुछ ब्लड प्लाज्मा में भी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे लिए प्रोटीन की स्टोरेज का काम कर रही होती है। तो ये सॉल्युबल फॉर्म हमारे ब्लड प्लाज्मा में चलती फिरती रहती हैं, और जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है किसी खास जगह पर तो ये हमें अवेलेबल हो जाती हैं, और हम इनको ब्रेक डाउन करके कुछ ना कुछ जो बनाना चाहते हैं वो हम बना लेते हैं, राइट। आई वुड लाइक टू, ये ना हो कि मैं तकरीर करता जाऊं और आगे पता चले कि आधी अवाम को तो आवाज ही नहीं आ रही। चलो आगे चलते हैं। सो अब हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, राइट। सो अभी हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो पानी पीने के बाद हम सबसे पहले तुम्हें यह बताएंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हर किसी चीज का एक बेसिक सब यूनिट होता है, एक बेसिक मोनोमर होता है। और हमारी प्रोटीन्स का जो बेसिक मोनोमर है प्यारे बच्चों, हम उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड है इसमें तुम्हें तीन चीजें मिलेंगी। नंबर वन, पहले नंबर पर तुम्हें एक अमाइन ग्रुप मिलेगा, अमाइन ग्रुप। ये अमाइन ग्रुप क्या होता है, इसमें एक नाइट्रोजन होती है और दो हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं। दो हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं और एक नाइट्रोजन मौजूद होती है। दूसरे नंबर पर तुम्हें मिलेगा यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में एक डबल बॉन्ड ओ नजर आएगा तुम्हें सी के साथ, और एक सी के साथ लगा हुआ ओ एच नजर आएगा। अभी ये वाला ओ एच बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला एच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें थोड़ी देर में इसके बारे में भी खूब अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर एक आर ग्रुप नजर आ रहा है। नाउ दिस आर ग्रुप इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन। हर अमाइनो एसिड में वेरी करता है, ये हर अमाइनो एसिड में वेरी करता है। दरमियान वाला कार्बन पक्का पक्का रहेगा और उसके साथ ये जो अटैच्ड हाइड्रोजन है बेटे, ये भी पक्का पक्का इसके साथ रहेगा। अभी ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है
और मैं ये अज्यूम करता हूँ, मैं आई होप कि तुम्हें ओ लेवल में ही ये बनाना आ गया होगा, पहले से ही तुम्हें ये बनाना आता हो, राइट। अब हम आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। देखो, हमने अभी तक जितने भी मोनोमर्स और डायमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने बाद में दूसरी दूसरी बात यही की कि भाई इनको आपस में कैसे हमें कंडेंस करवाना है और इनके कंडेंस करने से क्या बनेगा। तो डेफिनेटली अभी हम इसके बारे में भी यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इनकी कंडेंसेशन कैसे होती है, फिर हम आगे चलेंगे। तो देखो, इसकी कंडेंसेशन कुछ ऐसे होगी कि इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक OH है, वो अगले अमाइनो एसिड के एक हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। यानी जब भी दो अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो उसका एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप इंगेज होता है और एक हाइड्रोजन इंगेज होता है उसके अमाइन ग्रुप का। और ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और इस बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखो, या तुम देख सकते हो कैसे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। देखो यहाँ, अरे कहाँ गया ये, वापस ले आते हैं इसे। बाज़ औक़ात कंप्यूटर भी एक्साइटेड हो जाता है तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। ये लो, देखो मैंने कहा था ना कि एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH इंगेज हो जाएगा और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप का एक हाइड्रोजन यहाँ पर इंगेज हो जाएगा। तो जब इनकी सगाई हो जाएगी, जब इनकी इंगेजमेंट हो जाएगी, अब इनको तो अब इसका तो यहाँ काम नहीं है, इसकी वजह से रिलेशनशिप बन जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन का। अब ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का रिलेशन बन गया, इसमें इस वाटर का कोई काम नहीं है, ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर को बाहर निकलना ही होता है, वाटर को धक्का मार दिया जाता है कि अबे हट निकल यहाँ से, अभी तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट। आगे देखो, बॉन्ड किस चीज का बना, लिंक किस चीज का बना, कार्बन और नाइट्रोजन का। तो अभी देखो, ढूंढो यहाँ पर क्या बॉन्ड सही से बना हुआ तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं। ये रहा वो वाला कार्बन और ये रहा तुम्हारे सामने वो वाला नाइट्रोजन। इसके यहाँ नीचे हाइड्रोजन लगाओ और इसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगाओ। जो मैंने तुम्हें कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को ढूंढने के वास्ते ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता हो कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पर दो अमाइनो एसिड हैं, एक अमाइनो एसिड ये है और एक अमाइनो एसिड ये है। अब दो अमाइनो एसिड है तो इसलिए यहाँ पर उसने कहा डाई, और इनके दरमियान में जो एक बॉन्ड बन रहा है, हम इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ये एक कोवलेंट प्रजाति का बॉन्ड है और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जब तुम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगते हो तो आखिर में यही बॉन्ड टूटते हैं। और जब ये वाले बॉन्ड भी टूट जाएं तो फिर प्रोटीन के पास पीछे कुछ बचता नहीं है। हम ये कहते हैं कि बस अब ये प्रोटीन खत्म हो गई है, अब ये प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में तब्दील होगी। तुम लोगों को अगर याद हो कि तुमने अपने O लेवल्स में पढ़ा था कि जब तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, जब तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो एक बहुत ही प्यारा सा एंजाइम था जिसका नाम तुम सब भूल चुके होगे। दैट इज कॉल्ड इरेप्सिन। इरेप्सिन ये वो एंजाइम था जो अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया करता था, इरेप्सिन। एंड विद सिक्रीशन ऑफ रेप्सिन वी कुड हैव सेड कि भाई ये अब प्रोटीन डाइजेशन जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई है, राइट। सो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए तुमने देखा और तुम ये कह रहे हो, अब हम ये कह रहे हैं कि ये डाइपेप्टाइड है। अभी यहां से ऑनवर्ड्स आगे हम जितना भी प्रोटीन की बात करेंगे तो हम इसको यूं अज्यूम करेंगे, ये एक मोती है, एक अमाइनो एसिड है, ये एक दूसरा मोती है, ये भी एक अमाइनो एसिड है, और दरमियान में ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं, this is a peptide bond. So we make it like this and this. So we say that these two amino acids are hold together by this peptide bond. So what we can do is we can keep on adding more and more amino acids in this chain. We can add more amino acids. अमाइनो एसिड्स ऐड करते जाएंगे। अब चूंकि ये एक पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो फिर हम ऐसे सीक्वेंस को जब एक के बाद एक अमाइनो एसिड्स आपस में बेटे मिलते चले जाते हैं, हम ऐसे सीक्वेंसेस को बोलते हैं इट्स अ पॉलीपेप्टाइड। इट्स अ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, और उर्दू में हम इसको पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड, या उससे भी बुरा बिगाड़ के जो बोलना चाहो बोलो, बस लिखो ठीक, बिल्कुल।
आगे चलते हैं। मुझे अंदाजा है कि अभी तुम्हारे लिए ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, लिहाजा तुम थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखने की कोशिश करो। पहले हम आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ सिखाएंगे। अभी ये बनी बनाई को छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट एक नई बात करना शुरू करते हैं। ओहो, एक और मर्तबा, चलो कोई बात नहीं। ये लो, सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर एक अमाइनो एसिड है। अभी तुम्हें पता है कि 22 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। बाज बुक्स में 23 लिखा मिलेगा, बाज बुक्स में 20 लिखा हुआ मिलेगा। नेवर माइंड, तीनों बातें ठीक है। आपके पास ये जो मुख्तलिफ टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, जिनको कि हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी तुम्हें हर एक लाइफ फॉर्म में ऐसे ही अमाइनो एसिड बार बार रेपिटेशन में रिपीट होते हुए नजर आएंगे, ऐसे ही अमाइनो एसिड्स। अभी इसमें पहला अमाइनो एसिड लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, फिर चौथा लगा, फिर पांचवा लगा। अभी ये जो अमाइनो एसिड्स लग रहे हैं, नंबर वन, पहली बात, इनका सीक्वेंस क्या है? इनका सीक्वेंस क्या है? यानी पहले कौन सा लगा? पहले डी लगा, फिर बी लगा, फिर जी लगा, फिर ए लगा, फिर एम लगा। वट एवर, मैंने इनके ऐसे ही जो है ना वो एक फेक नाम रख दिए यहाँ। कौन सा अमाइनो एसिड पहले लगेगा और कौन सा बाद में लगेगा, ये बेटा पहली बात है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की पहली बात है। नंबर टू, इस पॉलीपेप्टाइड चेन का साइज क्या होगा? यानी कितने अमाइनो एसिड लगते जाएंगे? ये दूसरी बात है प्राइमरी स्ट्रक्चर। यही होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, कि कौन सा अमाइनो एसिड किस अमाइनो एसिड के बाद, कौन सा अमाइनो एसिड किस अमाइनो एसिड के साथ लगेगा, इनकी रेपिटिशन कैसे होगी। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी ये देखो, ये दूसरी क्लास को मैंने समझाया था प्राइमरी स्ट्रक्चर। पहले काला लगा, फिर नीला, फिर लाल, फिर पीला, फिर और लगते गए, राइट? सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ आ गई? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, वो बॉन्ड है सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यारा पेप्टाइड बॉन्ड। और कोई बॉन्ड जो है वो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। भूलेगा तो नहीं? गुड। अब ये हमने इतनी लंबी चेन बना डाली, बना रहे हैं चेन। इन सब की आर ग्रुप्स हैं जो कि बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हैं। वेरिएबल रीजन, हर किसी का वेरिएबल रीजन मुख्तलिफ है। अब ये शरारती वेरिएबल रीजन्स हैं, ये रुक नहीं सकते, ये कोई ना कोई शरारत जरूर करेंगे। ये नए नए रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करेंगे, नए नए रिलेशन। उसमें क्या होगा? ये कुछ यूं करेंगे, हो सकता है ये वाला अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। हो सकता है ये वाला अमाइनो एसिड इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, और ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। लिहाजा जब ये इतना लंबा सीक्वेंस होगा, इतना बड़ा सीक्वेंस होगा, तो भैया ये कभी भी एक सीधी लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये फौरी तौर पर अपने इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स बनाएंगे। और वो कैसे रिलेशनशिप्स होंगे? पहले नंबर पे, दे कैन अटेन हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल कैसे? अब ये देखो, ये एक लाइन चल रही है, मैं तुम्हारे रेड कर रहा हूं अमाइनो एसिड्स। ये देखो, अभी मैं अमाइनो एसिड्स को रेड करता जा रहा हूं। अब ये अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्डिंग कर गए।
कौन सी बॉन्डिंग कर गए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गए। फिर ये वाला अमाइनो एसिड और ये वाला अमाइनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गए। फिर ये और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गए। तो ये अब चेन सीधी चलने की बजाय यूं चलेगी, यूं चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि इस जगह पर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एवरीवेयर, हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर मेकिंग, दे आर एंजॉइंग एंड दे आर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से अब ये सीधी लाइन नहीं रहेगी, ये लाइन हेलिकल हो जाएगी। हम इसका नाम रखते हैं अल्फा हेलिक्स। याद रखना, अभी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात शुरू कर चुके हैं। जब ये पॉलीपेप्टाइड की चेन अपने आर ग्रुप्स के इंटरेक्शंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू कर दे, हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ अल्फा हेलिक्स ही नहीं बनती, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और काम भी होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर बीटा प्लीटेड शीट्स भी बनती हैं। बीटा प्लीटेड शीट्स यानी अमाइनो एसिड्स गुजरेंगे, फर्ज करो ये चेन है, अब क्या हुआ? जी जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा मेरे बेटे, आपने बिल्कुल ठीक समझा। समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। मगर आप ना समझ नहीं है, आप समझदार हैं। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये आपके सामने चेन है। अगर ये ऐसे बॉन्ड्स बनाने लगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इधर आपस में सीधे सीधे टक 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 टक, तो फिर ये एक शीट की तरह बन जाएंगे। नोट किया चला तुम? एक ऊपर से गुजरा नीचे से गुजरा, आपस में सीधे सीधे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते चले जा रहे हैं। हाँ जी। अब ये क्या बन रहा है हमारे पास? यहां पर भी कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इनके बारे में हम क्या फरमाएंगे? ये क्या है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बीटा प्लीटेड शीट्स हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बीटा प्लीटेड शीट्स है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन दो तरह से तुम्हें मिलेंगी, या तो हेलिकल फॉर्म में मिलेंगी, या फिर तुम्हें ये मिलेंगी शीट्स की फॉर्म में। कहानी खत्म, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात खलास। अब हम बात करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी स्ट्रक्चर, अब इसके लिए सीधी सीधी एंजाइम की एग्जांपल लो, एग्जांपल एंजाइम की। देखो, अभी इस प्रोटीन ने, जो कि ग्लोबुलर नेचर की प्रोटीन है भाई, इसने ये देखो ऊपर कितनी प्यारी प्यारी मैंने बीटा प्लेटेड शीट्स बनाकर पिछली क्लास को समझाया था। ये सीधी चेन थी। ये वाले अमाइनो एसिड को ये वाला अमाइनो एसिड पसंद आ गया, इसने कहा मैं इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा। उस बॉन्ड के चक्कर में इनकी सीधी लाइन खराब हो गई, ये ऐसे इस तरह हो गए। हाँ, अच्छा सवाल पूछा मेरा बेटे आपने। पहले ये देखे, इसने सीधा सीधा बॉन्ड बनाया। अब ये बाकी नहीं चाहते थे, ये बाकी फैमिली मेंबर राजी नहीं थे, लेकिन बस इन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब ये इधर लटकते फिर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका तो बॉन्ड बन गया ना। इसी तरह अगला 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 अगला। अगर तो ये देखो, यहां पर अमाइनो एसिड था, यहां अमाइनो एसिड था, तीन तीन चार चार अमाइनो एसिड छोड़ के बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये हेलिकल फॉर्म इख्तियार कर रहा है। ये देखो, जैसे ये हेलिकल फॉर्म में आ गया।
अल्फा हेलिक्स की शेप देखो। बीटा प्लीटेड शीट्स में मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है? बीटा प्लीटेड के अंदर देखो हर एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहा है लाइन वाइज। ये देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये पूरी देखो बॉन्डिंग करे जा रहे हैं, ये नीचे वाले भी बॉन्ड करे जा रहे हैं। लिहाजा इसीलिए ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वहां पर ऐसे सीधे सीधे बॉन्ड नहीं बन रहे। हर चौथा चौथा, हर पांचवा पांचवा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता जा रहा था। राइट। अब हम आगे चलते। अभी हमने तुम्हें ये बहुत सारी बातें बताई। अब देखो हम डिस्कस करेंगे कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर दो तीन और तरह के इंटरेक्शंस हैं जो एंजाइम में जो प्रोटीन में एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या क्या है? वो है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हमने पढ़ लिया। नंबर टू आयोनिक बॉन्ड्स। नंबर थ्री डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एंड नंबर फोर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। अभी तुम्हें जो टाइम लगेगा वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस पढ़ने में टाइम लगेगा। देखो बेटे हमारे पास दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक वो जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं, और दूसरे वो जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो वाटर रिपेलिंग होते हैं। ये देखो ऊपर वाला जो है ये क्या मैंने बनाया, हाइड्रोफिलिक, और नीचे वाला कौन सा बनाया, हाइड्रोफोबिक। हमारे पास एक सीधी सी चेन है पॉलीपेप्टाइड्स की। इसमें सारी देख ली, हमारा नेट ले लो। इसमें मैं जिनको ब्लू कलर दे रहा हूं, ब्लू, वो हाइड्रोफिलिक है, ये लो, बाहर बाहर वाले। और मैं जिनको रेड कलर दे रहा हूं, ये हाइड्रोफोबिक है, अंदर वाले। अभी जब इनकी फोल्डिंग की बारी आएगी, जब इनकी फोल्डिंग की बारी आएगी तो ये कुछ ऐसे फोल्ड करेंगे। अब जाहिर है प्रोटीन ने कहाँ रहना, पानी में, हर वक्त उसका पानी के साथ इंटरेक्शन। अब ये बनेगा एंजाइम, ये एक एंजाइम का पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। जब ये एंजाइम फोल्ड करेगा, ये देखो इसके आसपास इसको सराउंड करने वाले अमाइनो एसिड, वो सारे के सारे वाटर लविंग अमाइनो एसिड्स होंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और वो जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स थे, वो देखो कूद के अंदर आ गए। वो पानी से डरते हैं, और तुम हर जिस चीज से तुम डरते हो तुम उससे दूर भागते हो, है ना जी। तो ये पानी से डरने वाले डरपोक अमाइनो एसिड्स थे, ये रेड वाले, ये अंदर आ गए, और बाकी देखो बाहर के बाहर रहे, रेड वाले अंदर। वो आपको वहां नजर नहीं आ रहा कलर, क्योंकि हमने तीन अडॉप्टर लगाए हैं, लेकिन स्क्रीन वाले बच्चों को ब्लू और रेड अमाइनो एसिड्स नजर आ रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। ये जो शेडेड है ना, शेडेड वाले, ये हाइड्रोफोबिक फोबिक, इसीलिए अंदर घुस गए ये। और इनको बाहर से हाइड्रोफिलिक ने बाहर से इसको लपेट लिया कि हाँ भाई क्या है, कुछ नहीं होता, ये हम हैं तुम्हारे पास। इसकी वजह से अभी इसकी जो थ्री डायमेंशनल शेप है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बन गई। अब इनमें और क्या क्या है, इनके आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होंगे, इनके आपस में आयोनिक इंटरेक्शंस भी होंगे, इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो हैं ही हैं,
सो इन तमाम चीजों की वजह से देखो हमारे ये अमाइनो एसिड्स क्या बन गए हैं, एक प्रॉपर प्रोटीन की शेप ले गए। जब ये फोल्डिंग कर लेते हैं तो फिर हम इनको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर जब ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग कर जाए, और कौन कौन से इंटरेक्शन इन, मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर मैंने तुम्हें ये बताया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी तुम्हें टर्शियरी स्ट्रक्चर में मैंने बताया हाइड्रोजन बनेंगे, आयोनिक बनेंगे, डाइसल्फाइड बनेंगे, और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन भी आएंगे। हाँ, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता दूं, जब जब तुम सवाल सॉल्व करोगे तो मुझे दुआएं दोगे, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, जहां पर बेटे तुम डाइसल्फाइड का नाम सुनो, समझ जाना कि ये ऐसी प्रोटीन है जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगी, बर्दाश्त। ये टॉलरेट करेगी हाई टेम्परेचर, ज्यादा जल्दी टूटेगी नहीं। इम्यूनिटी के चैप्टर में मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझाऊंगा कि ये जो मैंने यहाँ पर उर्दू में बर्दाश्त का लफ्ज लिखा था, इसकी क्या वजह थी, इंशाल्लाह। अच्छा, तो याद रखो जहां डाइसल्फाइड बॉन्ड आया भाई, टूटेगा नहीं आसानी से टेम्परेचर देने। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाली प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड काफी ज्यादा होते हैं। बात समझे? अब आखिरी बात, जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व हो जाएं, जब तुम्हारे पास एक से कहीं ज्यादा अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों और वो मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर कर प्रोटीन बना रही हो, समझ जाइए ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एक ही निशानी है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एक नहीं, वहां पर तो एंजाइम में तुमने देखा एक चेन थी, आई गई ऐसे फोल्ड होकर एक राउंड एंजाइम बना गई, ये उसकी एक्टिव साइट बन गई, ये एंजाइम बन गया फारक, ओके हो गया। अभी यहां क्या होगा, यहां पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में इंटरेक्ट करेगी और हम इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, बेवकूफो, इसमें आपके पास कौन कौन से इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्राइमरी भी हो रहा है, सेकेंडरी भी हो रहा है, टर्शरी भी हो रहा है, और क्वाटरनरी भी हो रहा है, राइट। इसमें आपके पास हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस भी आ रहे हैं, इसमें आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी बन रहे हैं, इसके बाद आपके पास बहुत कुछ बन रहा है। हाँ, एक मैं आपको पढ़ी लिखी बात बताता चलूं, कुछ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स भी ऐड हो जाते हैं, जिनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलते हैं, जिनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे तुमने सुना होगा कि किसी की प्रोस्थेटिक लेग है, प्रोस्थेटिक लेग, प्रोस्थेटिक आर्म, हम उसे कहते हैं कि वो नकली आर्म है, वो नकली लेग है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, मगर हमने उसको अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए लगाया हुआ है, राइट। इसी तरह प्रोटीन्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट होते हैं, नॉन प्रोटीनिक पार्ट, जैसा कि हीमोग्लोबिन में आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। वो प्रोटीन का असेंशियल पार्ट तो नहीं है, मगर उसके बगैर प्रोटीन काम नहीं करती, राइट। सो ये तो अभी हमने बात की प्रोटीन स्ट्रक्चर की। अभी हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं